देखिए, प्रधानमंत्री जी का क्या आधार है ये बात कहने का समझ में नहीं आ रहा है। हमेशा ये होता रहा है कि जिसके लिए भी कोई कानून बनता है, जिस समुदाय या जिस वर्ग के लिए, उसको सबसे पहले विश्वास में लिया जाता है। पहली बार किसी कानून ऐसा बनाया गया है जिसमें किसानों से सीधे उनके साथ न कोई बातचीत, न संवाद, न उनको विश्वास में लेने की कोशिश। पूरे इस बात की चुनौती भी दिया किसानों ने कि आखिर आपकी बात किससे हुई है। किसान संगठन हमारे देश के अंदर सैकड़ों किसान संगठन हैं, किसी संगठन को उन्होंने विश्वास में नहीं लिया और ऐसे समय में कानून को लागू किया या अध्यादेश लाया जब देश में कोरोना का प्रकोप चल रहा था। क्या ज़रूरत थी उस अध्यादेश लाने की? आप सीधे उसको सदन में लाते, कानून बनाते। लेकिन पिछले दरवाजे से चूँकि उनको ऐसा लगा कि ये समय उपयुक्त है, क्योंकि इस समय में किसी को विरोध करने का मौका नहीं होगा, तो इसको लागू कर दिया जाए। तो जो बात लोग इस बात का जो एक लोगों में शक और शुबा है कि ये बिल किसानों के लिए नहीं है। अगर किसानों के लिए होता तो किसानों से बातचीत करके उनको विश्वास में लेके किया गया होता। लेकिन चूँकि ये जो है बड़े उद्योगपति, करोड़पति, ब्लैक मार्केटियर, चोर बाजारी करने वाले, ये उनके लिए ये कानून बनाया गया है। अगर 3 कानूनों को अगर आप गहराई से पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपको साफ झलकेगा कि उसमें वो तमाम चीज़ें मुहैया कराई गई हैं जिससे जो बड़े बड़े उद्योगपति और चोर बाजारी करने वाले लोग, काला बाजारी करने वाले लोग, उनको लाभ इससे मिलने वाला है। क्योंकि हर चीज़ पर से अंकुश हटा दिया गया। इस पूरे कानून में आप भंडारण पर कोई नियंत्रण नहीं है, जितना चाहे आप भंडारण कर सकते हैं। कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं है, खरीद पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें इसलिए की गई हैं ताकि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो 40 लाख का, आपको पता होगा कि जो अनाज का व्यापार है हमारे देश में, वो लगभग 40 लाख करोड़ का है। तो अभी तक तो अडानी जी, अंबानी जी, उनकी नज़र रेल पर थी, हवाई जहाज़ पर थी और सड़क पर थी और दूसरी चीज़ों पर थी। लेकिन अब उनको लगता है कि ये जो 40 लाख करोड़ का जो मुनाफा है या धंधा है, इसको कैसे उस पर हथियाया जाए, कैसे उस पर काबू किया जाए। तो इसीलिए सारी चीज़ें हो रही हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार किसान, 200 से ज़्यादा किसान अपनी जानें दे चुके हैं, अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को ज़रा भी इस बात का एहसास नहीं। आपको शायद जानकारी होगी कि हम कांग्रेस वहाँ दूसरे नंबर की पार्टी है, हम मुख्य विपक्षी दल हैं वहाँ। भारतीय जनता पार्टी वहाँ विपक्षी दल नहीं है। तो हमारी कोशिश होगी, हम अपना कांग्रेस का और हमारा वामपंथी मोर्चे के साथ हमारा गठबंधन है। पिछली बार भी हम लोगों को 44 सीट आई थी और वामपंथी को 29 सीट आई थी शायद। तो इतनी सीट तो आई थी। उस समय भी बहुत बातें कही जा रही थी कांग्रेस के बारे में, लेकिन मुझे विश्वास है कि वहाँ जो है वो ट्रायंगुलर फाइट होगा, त्रिकोणीय होगा। क्योंकि लोग वहाँ के बंगाल के लोग, उनका मिजाज थोड़ा डिफरेंट है और वो क्योंकि सुभाष बाबू की धरती रही है, वो रविंद्रनाथ टैगोर की धरती रही है, ऐसे महान लोगों की धरती रही है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी अगर ये समझती है कि हम सांप्रदायिक माहौल बनाकर लोगों के अंदर नफरत और घृणा पैदा करके उसका हम राजनीतिक लाभ उठाएंगे, तो हमें मुश्किल लगता है। तो वहाँ लोग रहीम तीसरा विकल्प चाहते हैं और वो तीसरा विकल्प कांग्रेस और वामपंथी मोर्चा का ही बनेगा।
देखिए, कोई बहुत ज़्यादा तो उम्मीद हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है, पिछले बजट भी देखा है, बजट से और ज़मीनी सच्चाई में बहुत अंतर होता है। हमेशा हम देखते हैं कि बजट में जिन बातों का जिक्र होता है वो बात ज़मीन तक नहीं पहुंचती है, चाहे वो किसानों के संबंध में हो, चाहे बेरोज़गारी के संबंध में हो, चाहे और किसी संबंध में भी हो। तो लगातार केंद्र सरकार का भी जो बजट होता है वो इसी तरह का बजट होता है। दिखावा ज़रूर होता है उसमें लोगों को भ्रमित करने की पूरी कोशिश होती है, लेकिन हकीकत ये होता है कि जब उसका परिणाम आता है, जब उसका वस्तु स्थिति जब उसकी सामने आती है, तब लोगों को पता चलता है कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। सर, तो इसलिए हमको नहीं लगता है कि बिहार का बजट कोई बहुत जिसको कहा जाता है कि लोगों के और आम लोगों के पक्ष में होगा या उनके लिए होगा, ऐसा नहीं लगता है। देखिए, पिछले 15 साल 16 साल हो गए ना अब 16 साल से नीतीश जी को शासन करने का मौका मिला, और हमको लगता है कि बिहार के ये दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं श्री बाबू के बाद, जिनको इतने लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री बने रहने का मौका मिला। लेकिन 16 सालों में कितना उद्योग हमारे प्रदेश में लगा, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। कहा यह गया था कि अब ये कृषि प्रधान राज्य है, उस हैसियत से यहाँ फूड प्रोसेसिंग का काम तेज़ी से किया जाएगा, खेती पर आधारित उद्योग लगाए जाएंगे। लेकिन 16 साल में कुछ भी नहीं है। जो उद्योग थे हमारे यहाँ, अब हम कटिहार ही को ले लीजिए, जूट मिल हमारे यहाँ था, वो सब लगभग समाप्त हो चुका है। और इसी तरह से जो भी इंडस्ट्री थी, चीनी उद्योग था हमारे यहाँ, लगभग समाप्त हो चुका है। कागज़ का मिल था, वो ख़त्म हो चुका है। तो आप जितनी चीज़ों को देखिएगा उठा के एक एक करके, वो चीज़ें ख़त्म हुई हैं, उसमें कोई जोड़ने का काम इन्होंने नहीं किया 16 साल में। सुई की फैक्ट्री, हाँ, तो इसलिए अब आगे भी भविष्य में इनसे कोई उम्मीद करना, मैं समझता हूँ कि एक तरह से बेवकूफ़ी होगी हम लोगों की। रेल का भाड़ा ज़रूर बढ़ गया है, आप देख ही रहे कि रेल में जितनी भी सुविधाएं थी वो समाप्त हो गई हैं। क्योंकि अब देखिए, जिस सरकार की ये नीयत हो कि हमको हर चीज़ बेचना है, हर चीज़ उसका निजीकरण होना है, उसको बड़े बड़े उद्योगपति को देना है, तो उस सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं। तो रेल एक समय था, रेल का अलग से बजट आता था और उसमें तमाम हर क्षेत्र के जो हमारे सांसद हुआ करते थे या राजनीतिक लोग हुआ करते थे, एक अपेक्षा रहती थी कि अब रेलवे बजट आ रहा है तो इसमें नई रेलगाड़ी चलेगी, इसमें रेलवे के नए प्रोजेक्ट आएंगे, बहुत सारी चीज़ों की उम्मीद होती थी, भले हो ना हो, लेकिन एक उम्मीद लोगों को रहती थी। तो इन्होंने अलग से रेल बजट समाप्त कर दिया, और उसका जो महत्व था रेल का, हालांकि हम लोग कहते हैं कि रेलवे हमारे देश की लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है, उस जीवन रेखा को ये सरकार ने, मोदी सरकार ने आते ही उसको पहले समाप्त कर दिया। तो उनसे कुछ ज़्यादा उम्मीद करना है कि उसमें कुछ सुधार होगा, कोई उसमें कोई अच्छी बात होगी, ऐसा नहीं है। और भाड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, और उसके अलग अलग तरीके से लोगों पर बोझ बढ़ाया जा रहा है। देखिए, सोशल मीडिया को भी, क्योंकि पहले तो इन्होंने मीडिया को दबाने की कोशिश किया, मीडिया में जिन लोगों ने इनका साथ नहीं दिया उनके यहाँ भी इनको कह दिया गया कि आपके यहाँ कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ होगी, आपके यहाँ सीबीआई के छापे पड़ेंगे। और जो अब सोशल मीडिया एक बचा था, जहाँ लोग अपोजिशन या जो लोग विपक्ष में थे, जो अपनी बात कहना चाहते थे, उसके माध्यम से कह रहे थे, उसको भी दबाने की कोशिश हो रही है, हर तरह से उस पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। आप देख ही रहे हैं कि व्हाट्सएप और सरकार के बीच में काफ़ी तनाव चल रहा है इस मामले को लेकर। उसी तरह से उनकी कोशिश है कि हम सोशल मीडिया में भी किसी की आवाज़ को आने नहीं देंगे। अगर कोई आवाज़ बुलंद करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, ये भी एक विचित्र बात है, जब हमारे प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो उन्होंने यही कहा था कि भारत सरकार की गलत नीति के कारण दाम बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार जो कीमतें बढ़ रही हैं
इन्होंने कहा था कि हम चूँकि तेल की कीमत जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में है, हम उससे देश की जो कीमत उसको जोड़ने का काम हमने किया है। तो जब अगर वहाँ घटेगा तो यहाँ भी घटेगा, वहाँ बढ़ेगा तो यहाँ भी बढ़ेगा। लगातार तेल की कीमत घटती गई, हम लोगों ने देखा, और उसके बावजूद भी कीमत घटाई नहीं गई। और एक्साइज जो होता है, जो टैक्स होता है केंद्र सरकार का, उसको नहीं घटाया गया, और उसी के कारण कीमत बढ़ती चली गई। और आज भी हमारे अपने पड़ोसी देशों को भी देखिए, और पूरी दुनिया को देखिए, कहीं भी तेल की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी तेल की कीमत आज भारत में है। और शायद इसलिए है कि भारत के लोग खामोशी से उस बोझ को बर्दाश्त कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री ये सोच रहे हैं कि कोई विरोध नहीं इस बात का हो रहा है, इसलिए इस काम को करते जाओ। तो गरीबों के इसका बोझ जो है, ये जो कीमत बढ़ रही है पेट्रोल का और डीजल का, ये सीधे सीधे जो जिसको कह सकते हैं मध्य वर्ग के लोग, किसान, ये वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन उससे प्रभावित हो रहा है, और हमारा जितना भी माल की जो ढुलाई होती है वो ट्रांसपोर्टेशन से होती है, और जब ट्रांसपोर्टेशन की कीमत बढ़ेगी तो कीमत भी बढ़ेगी। और यही कारण है कि आज जो महंगाई है वो अपने चरम सीमा पर है, लेकिन केंद्र सरकार को इसका ज़रा भी एहसास नहीं। सही ना, उसकी निंदा तो सभी लोगों ने किया 26 जनवरी को जो भी घटना घटी, लेकिन उसके पीछे सरकार की ही साजिश थी। सरकार की ये कोशिश थी कि इस पूरे आंदोलन को कैसे बदनाम किया जाए। आपको अगर उसमें आप गहराई में जाइएगा तो पता चलेगा कि जिन लोगों ने वहाँ लाल किले पर झंडा फहराया वो लोग थे जिनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से था, प्रधानमंत्री तक उनकी पहुँच थी। तो वो लोग उसकी अगुवाई कर रहे थे। उस पूरे जो कुछ हंगामा हुआ या जो कुछ गैर मुनासिब काम हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जी 7 साल हो गया अभी तक प्रेस के रूबरू नहीं हुए हैं। पता नहीं आप लोगों को इसकी जानकारी है कि नहीं। ये बात तो एकदम आप परफेक्ट बोले। दुनिया के पहले प्रधानमंत्री या नेता हैं जो मीडिया के सामने रूबरू नहीं हुए हैं। तो ये एक नई परंपरा उन्होंने शुरुआत की है। आने वाले नए जो भी प्रधानमंत्री होंगे, हालांकि हम सब लोग ये कहते आए हैं कि मीडिया, प्रेस हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन उस चौथे स्तंभ के लिए उनके पास कोई स्थान है, कोई जगह ऐसा नहीं लगता है। तो इसलिए हमने कहा कि पहले आप लोगों से शुरुआत हो। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।